आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको उस रेड के बारे में बताएंगे जिसने मुस्लिम कट्टरपंथियों को आज बहुत परेशान करके रख दिया है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल रात इस साल की सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें इस्लामिक संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के देश भर में 93 ठिकानों पर छापा मारा गया और इस दौरान कुल मिलाकर उनके 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस नक्शे पर आप देख पाएंगे कि देश भर में इस संगठन के कहां-कहां पर फुटप्रिंट्स हैं। ये जो खतरनाक नेटवर्क है, ये कैसे पूरे देश में एक जाल की तरह फैल रहा है। कुल मिलाकर 15 राज्य ऐसे हैं जहां एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई हुई और जिन 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें 45 लोगों को अकेले एनआईए ने पकड़ा है, जबकि बाकी लोगों की गिरफ्तारी राज्य पुलिस या फिर ईडी ने की है। कई वर्षों के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश की जांच एजेंसियों ने किसी इस्लामिक संगठन पर इतनी बड़ी रेड की हो और इस रेड में पीएफआई के तमाम बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई के पीछे टेरर फंडिंग और आतंकवादी संगठन आईएसआईएस को एक बहुत बड़ी वजह बताया गया है। आप जानते हैं आईएसआईएस दुनिया की सबसे बड़ी आतंकवादी संगठनों में से एक है। एनआईए ने अदालत में यह कहा है कि पीएफआई द्वारा देश भर में ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाता था और उन्हें कट्टरपंथी बनने की ट्रेनिंग यहां पर दी जाती थी। इसके अलावा यह भी आरोप है कि जिन लोगों को पीएफआई द्वारा ये ट्रेनिंग दी गई वो लोग बाद में आईएसआईएस में शामिल हो गए और आतंकवादी बन गए। और ईडी ने भी यही कहा है कि पीएफआई के बैंक खातों से टेरर फंडिंग की गतिविधियों के बारे में पता चला है और यह बात भी सामने आई है कि यह संगठन भारत में इस्लामिक शासन लाने के लिए प्रशासनिक सेवाओं से लेकर दूसरे क्षेत्रों में एक संगठित साजिश पर काम कर रहा था। शुरुआत में पीएफआई का मुख्यालय केरल में था, लेकिन बाद में इसे दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया और धीरे धीरे कई राज्यों के संगठनों ने अपना विलय पीएफआई में कर दिया। इससे यह संगठन अब तक 23 राज्यों में फैल चुका है और इसके पास करीब 4 लाख सदस्य हैं। अब आपको बताते हैं 2010 की एक घटना। उस समय पीएफआई के एक सदस्य ने केरल के एक प्रोफेसर का सिर्फ इसलिए हाथ काट दिया था क्योंकि उस प्रोफेसर ने एक प्रश्न पत्र में सीपीएम के नेता पीटी कुंजू मोहम्मद की उसके बारे में एक लघु का जिक्र किया था। इस प्रोफेसर की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने इस कहानी का जिक्र करते हुए पीटी कुंजू का पूरा नाम लिखने की बजाय केवल मोहम्मद लिख दिया, जिसके बाद पीएफआई ने इस कॉलेज के मुस्लिम छात्रों को भड़काकर इस प्रोफेसर को मारने की योजना बना दी और बाद में उनका खुलेआम सबके सामने हाथ काट दिया गया था। तस्वीर आपको आज दिखा रहे हैं। ये प्रोफेसर ईसाई धर्म के थे और जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी गलती इनसे ये हुई थी कि उन्होंने पूरे नाम की बजाय मोहम्मद लिख दिया था और हाथ इनका काट दिया गया। आजकल देश में ये धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है, आपने भी देखा होगा, अक्सर सोशल मीडिया पर आप भी पढ़ते होंगे कि न्यूज चैनल्स पर जो एंकर्स हैं वो हेट स्पीच या नफरती बातें बोलकर समाज में नफरत फैला रहे हैं। एंकर्स पर यह जिम्मेदारी डाल दी गई है और न्यूज चैनल के एंकर्स को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि वो नफरत फैला रहे हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या यह बात सही है? हकीकत यह है कि आज नफरत फैलाने के लिए टीवी एंकर्स को दोष देना तो बहुत आसान है, लेकिन सोचिए जो नफरत और कट्टरपंथ खुलेआम देश के इतने सारे राज्यों में, 23 राज्यों में, शहरों में, गांवों में पीएफआई जैसे संगठन फैला रहे हैं, उसे आखिर कौन रोकेगा? इंग्लैंड में पाकिस्तान के सबसे ज्यादा 4.5 लाख मुसलमान रहते हैं जो पाकिस्तानी मूल के हैं, जबकि बांग्लादेश के 2 लाख मुसलमान रहते हैं, सोमालिया के 1 लाख और भारत से 60 से 70 हजार मुसलमान इंग्लैंड और वेल्स में रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अलावा बाकी किसी देश के मुसलमानों को भारत के हिंदुओं से कोई समस्या नहीं है। खुद के प्राइवेट और आपत्तिजनक वीडियोस बनाने का यह नया ट्रेंड असल में काफी खतरनाक है और आपने देखा होगा आजकल तो यह बहुत ज्यादा हो रहा है। एक सर्वे के मुताबिक भारत में स्मार्टफोन्स इस्तेमाल करने वाले हर 5 में से 3 लोग रोजाना कम से कम अपना एक वीडियो जरूर बनाते हैं। भारत में इस समय लगभग 75 करोड़ लोगों के पास लेटेस्ट फीचर वाले स्मार्टफोन्स हैं। यानी इस हिसाब से देखें तो भारत के 45 करोड़ लोग
रोजाना कम से कम एक वीडियो जरूर बनाते हैं अपने मोबाइल फोन से, और ये सारे वीडियो या तो सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं या दोस्तों और परिवारों को भेज दिए जाते हैं। अकेले YouTube पर भारत में हर मिनट 500 घंटे के वीडियोस अपलोड होते हैं, जबकि कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जिन पर एक महीने में 60-60 सेकंड्स वाले 25 लाख वीडियोस अपलोड होते हैं। भारत में यूं तो जो स्मार्टफोन है वो 1999 में ही लॉन्च हुआ था, और उस समय फोन में एक बैक कैमरे का नया फीचर आया था, यानी फोन में पहली बार जब कैमरा आया था, ये उस जमाने की बात है, और लोगों ने इसे एक बहुत बड़ा चमत्कार माना था कि फोन के अंदर ही कैमरा आ गया। लोगों ने उसके बाद लगातार अपनी तस्वीरें खींचनी शुरू की, क्योंकि उसके बाद कैमरे की जरूरत ही नहीं होती थी, फोन से ही तस्वीरें खींच जाती थी। उसके बाद वीडियो का फीचर आया, और इसके बाद फ्रंट कैमरा मोबाइल फोन्स में आने लगा। जब से फ्रंट कैमरा आया है उसके बाद से लोगों ने अपनी सेल्फीज खींचनी शुरू की, लेकिन अब इसकी मदद से जो हो रहा है वो अलग ही स्तर पर है, वो नेक्स्ट लेवल है, और ये तरीका एक पागलपन के जैसा है। ये जमाना, जैसे आप देखते हैं कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, ये जो जमाना है ये डेटिंग फ्रॉम होम का जमाना बन गया है। जब लोग एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोस्त एक दूसरे से मिल नहीं रहे, बल्कि फोन के जरिए घर बैठे बैठे ही डेटिंग कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल कर रहे हैं, और एक दूसरे से अपने वीडियोस बनाकर उन्हें भेज रहे हैं, मांग रहे हैं। लोग एक दूसरे को अपने अपने वीडियोस भेज रहे हैं। और अब आखिर में आपको सोलर कार्स के एक शानदार सफर पर हम लेकर चलते हैं। अभी तक आपने बाइक रेस और फॉर्मूला 1 कारों की रेस देखी होगी, लेकिन अब हम आपको सोलर कार्स की एक रेस दिखाते हैं। इस प्रतियोगिता का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। वर्ष 2023 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड सोलर चैलेंज प्रतियोगिता होने वाली है, और उससे पहले साउथ अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका में इस तरह की कार रेस आजकल कराई जा रही हैं। और ये गाड़ियां वो हैं जो सोलर एनर्जी से चलती हैं, पेट्रोल या डीजल से नहीं।